हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाइपोल मूवमेंट के बारे में। और डाइपोल मूवमेंट कैसे मॉलिक्यूल्स में होता है? जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखो बच्चों, ये कोवलेंट बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना था, लेकिन एक एटम जो था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था दूसरे एटम से। इसलिए इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या हो गया, एक डेल्टा पॉजिटिव और एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया इन दो एटम्स में। तो ये चार्ज सेपरेशन जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स जो है वो ऐसे ही बनते हैं, जब किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम जो है वो क्या कर लेता है, अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, कंप्लीटली पुल कर लेता है। यहां पर कंप्लीटली तो पुल नहीं हुआ, बट स्टिल इसके एटम ने ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ डिस्टॉर्ट कर लिया है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड तो कोवलेंट था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, लेकिन इस एटम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके अंदर एक चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया। तो अब ये स्टेटमेंट जो है वो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ईच पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैज सम आयनिक कैरेक्टर associated with it। तो क्यों है ये आयनिक कैरेक्टर? इस चार्ज सेपरेशन की वजह से। तो कंप्लीटली आयनिक नहीं है ये कंपाउंड, बट स्टिल इसके अंदर थोड़ा बहुत चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो ये चार्ज सेपरेशन जो होता है ये आयनिक कैरेक्टर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है इस बॉन्ड के अंदर। और ये आयनिक कैरेक्टर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कल आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि कोई भी ऐसा बॉन्ड है जो कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, उसका आयनिक कैरेक्टर आप निकाल सकते हो म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक इनटू 100। तो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड का मतलब दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और म्यू आयनिक मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में रखिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 करिए, क्या मिल जाएगा आपको? आपको ये पता चल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। एक इक्वेशन भी आती है जिसको बोला जाता है पॉलिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करके भी आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर मैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय काई ए माइनस काई बी रेज टू द पावर 1.4। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉलिंग इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो ये दो इक्वेशंस या दो फॉर्मूला है जिससे आप आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं किसी भी कोवलेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड का, किसी ऐसे मॉलिक्यूल का जिसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों, आपको जो है इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ चुका है, जिसमें हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू दोनों दे रखी थी, और हमसे पूछा गया था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताइए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लो। ठीक है, मैं आपको पॉलिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन दे रखा है हमारी बुक्स में, ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल है कि आपके पास एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल है जो ए और बी एटम से बना है। ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है 4 और बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है 2, और हमसे पूछ रहा है ये बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंटेज रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? ये काई ए जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो काई ए का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, काई बी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। तो सिंबल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दिस इज इक्वल टू 18
काई ए माइनस काई बी रेज टू द पावर 1.4। काई ए की वैल्यू पुट करते हैं 4, काई बी की वैल्यू 2 रेज टू द पावर 1.4। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आंसर आएगा 47.5%। So this is the ionic character present in this compound AB। आयनिक कैरेक्टर निकाल लिया। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर भी बता दो साथ साथ, तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा 100 माइनस आयनिक कैरेक्टर दैट इज 47.5, कितना आ जाएगा 52.5%। तो ये आ गया कोवेलेंट कैरेक्टर इस मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से आप पॉलिंग इक्वेशन का यूज करके और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर गिवन है तो किसी भी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं और इसका यूज करके परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। चलो, अब ये तो था कि भाई हमारे पास एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था मॉलिक्यूल के अंदर और उसका आयनिक कैरेक्टर हमने निकाला। ठीक है, अब देखो एक साइंटिस्ट आते हैं और ये एक रूल देते हैं जिसको हम बोलते हैं फजान्स रूल। अब ये फजान्स रूल क्या है? तो साइंटिस्ट थे, इनका सरनेम था फजान, इन्होंने एक रूल दिया था। अभी हमने ये पढ़ा कि भाई एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के अंदर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। इन्होंने इसका इनवर्स रिलेशन पढ़ा। ये पढ़ते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर छुपा हुआ होता है। तो जस्ट इनवर्स रिलेशन हो गई। अभी हमने जो पढ़ा वो ये था कि किसी भी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक आयनिक कैरेक्टर एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में हमें चार्ज सेपरेशन देखने को मिलती है। ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, चार्ज सेपरेट हो चुका है, इसके अंदर अभी भी एक कोवेलेंट कैरेक्टर छुपा हुआ है। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से आया, कैसे आया कोवेलेंट कैरेक्टर? तो देखो अब हम इस चीज को समझते हैं। फजान्स रूल जो है क्या कह रहा है यहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो सपोज हमारे पास एक एटम है, ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और इसने क्या बना लिया A पॉजिटिव। सो A से A पॉजिटिव बन गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन जो था वो लूज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिया? B ने, और B ने क्या बनाया? B माइनस। अब ये A प्लस और B माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज था। अट्रैक्ट करेंगे तो ये पास आएंगे, पास आएंगे तो ये क्या बना लेंगे? आयनिक कंपाउंड। अब ये जो आयनिक कंपाउंड आपने बनाया, अगर इसमें मैं इन दो आयंस को अगल बगल में रखता हूं तो देखो क्या होगा। ये जो B जो एनायन है तुम्हारा, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और प्रोटॉन्स कम हैं। तो मान लो जैसे कि NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो Cl नेगेटिव बनेगा, तो Cl नेगेटिव में प्रोटॉन कितने होंगे? 17, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास एक्स्ट्रा आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 18। तो दिस इज क्लोरीन एटम जो Cl माइनस बन चुका है, Cl माइनस बन गया। तो भाई आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्योंकि प्रोटॉन्स कम हैं और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इस वजह से इस न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोला था? Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव डिक्रीजेस जब ये Cl नेगेटिव बनता है तब, और Z इफेक्टिव कम हो गया तो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया? कम हो गया।
तो इस वजह से एनायन जो होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। Cl नेगेटिव इज लार्जर इन साइज देन Cl। तो क्यों हो गया लार्जर इन साइज, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। क्यों हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, Z इफेक्टिव कम हो गया था। एक नया इलेक्ट्रॉन आने से Z इफेक्टिव घट जाता है। अब इसका Z इफेक्टिव तो घट गया, लेकिन ये बगल में जो सोडियम बैठा हुआ है, सोडियम के अंदर तो ऐसी सिचुएशन नहीं है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11। तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Na पॉजिटिव बन जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। मतलब इस Na पॉजिटिव का Z इफेक्टिव जो है वो बढ़ चुका है। तो इसका Z इफेक्टिव इंक्रीज हो चुका है और इसका Z इफेक्टिव डिक्रीज हो चुका है। इसके अब आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले से ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और इसका जो फोर्स है वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि इसका फोर्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ क्या करने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इस आयनिक कंपाउंड में ये दोनों कहाँ रखे हैं, बगल बगल में ही तो रखे हैं। तो जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो रास्ता है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ये थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता जो है वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 डिस्टॉर्ट हो गया। तो हम क्या कहेंगे, अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट कर दिया या फिर पोलराइज कर दिया। तो एनायन जो है हमारा, इसका पोलराइजेशन हो रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय दिस कैटायन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये अभी भी क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ये तो दे चुका है कंप्लीटली इसको, लेकिन फिर भी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, जिसकी वजह से ये जो है वो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब अभी भी कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। तो फजान्स रूल हमें यही बात समझाने की कोशिश करता है कि भले ही तुम्हारा कैटायन बन गया और एनायन बन गया, बट फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो ये अपने बगल वाले एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े से इस कैटायन की तरफ। और शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि अभी भी इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म नहीं किया है, मतलब अभी भी इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर वाली बात जो है वो प्रेजेंट है। इट इज स्टिल इन दैट कंडीशन, ये अभी भी उसी कंडीशन को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर रहा है जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसको हम बोलते हैं फजान्स रूल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो खत्म नहीं हुआ आयनिक कंपाउंड बनने के बाद भी इस कैटायन का इसके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। अब देखो बच्चों, इस चीज को जो है फजान्स रूल कैसे समझाता है, तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जितना ज्यादा होगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेंगे कैटायन की तरफ, और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कैटायन की तरफ उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है, कब बढ़ेगा, इसको छोटा कर दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना छोटा कैटायन उतना ही Z इफेक्टिव ज्यादा। ठीक है, जितना छोटा कैटायन होता है Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होता है। हमने पढ़ा था, याद रखना, 3rd चैप्टर के अंदर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ स्मॉलर एटम्स एंड स्मॉलर आयंस इज हाई। तो ये कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, स्मॉलर इज द कैटायन, मोर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, किसको पोलराइज करने की पावर? एनायन को पोलराइज करने की पावर। Hence, more is the force of attraction and more is the covalent character. तो जितना ज्यादा एनायन का इलेक्ट्रॉन कैटायन अपनी तरफ खींच पाएगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट इससे जस्ट उल्टी, जितना बड़ा कैटायन होगा, कैटायन की साइज बढ़ा दो तो जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, और अट्रैक्शन नहीं है मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम उतना ही आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। सेकंड स्टेटमेंट, लार्जर इज द कैटायन, लेस इज इट्स पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कम क्यों है? क्योंकि Z इफेक्टिव कम है। Hence, lesser is the force of attraction and more is ionic character। तो ये हो गई स्टेटमेंट। ये तो थी कैटायन के बारे में। कैटायन के लिए आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं एनायन की। तो देखो भाई, एनायन जो है, जितना ज्यादा एनायन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा उतना ही एनायन जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि एनायन के इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा इसकी तरफ शिफ्ट होंगे मतलब वो उतने ही ज्यादा क्या होंगे? पोलराइज हो जाएंगे, और जितने ज्यादा पोलराइज होंगे उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो एनायन के केस में हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, larger is the size of anion, more is its polarizability, hence more is the distortion of electron cloud, and hence more is the covalent character। तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और इससे जस्ट उल्टा लिख दो तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। स्मॉलर इज द साइज ऑफ एनायन, तो भाई एनायन छोटा होगा तो ज्यादा पोलराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, lesser is its polarizability, and hence more is ionic character। तो ये हो गई फजान-सलूल की स्टेटमेंट, और इन्होंने ये बोला कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर छुपा हुआ होता है। चलो, अब हम इस चीज को यहाँ पर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, और इसके क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। इसके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो आपको मिल जाएंगे, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। क्वेश्चन दिया आपको कि आपके पास LiCl है, NaCl है और KCl है। इनको आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर।
इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो भाई अप्लाई कर लेते हैं फजांस रूल। अब तो देखो यहां पर इसके अंदर क्या है, Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। भाई Cl नेगेटिव तो तीनों के अंदर ही कॉमन है, ठीक है। डिफरेंस किस चीज का है, कैटायन का। कैटायन जो है वो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। तो अब देखो अभी हमने क्या लिखा, जितना छोटा कैटायन उतना ही Z इफेक्टिव ज्यादा, और Z इफेक्टिव ज्यादा तो इस एनायन की पोलराइजेबिलिटी क्या कर देगा, उतनी ही ज्यादा, उसको ज्यादा पोलराइज कर देगा। ज्यादा पोलराइज कर देगा तो मतलब कोवलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा होगा। इसको देखो, इसका कैटायन जो है वो हमने साइज में क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो Z इफेक्टिव घट गया। Z इफेक्टिव घट गया, इसका मतलब इस एनायन को पोलराइज करने की पावर घट गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया इसका। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घट गया तो ये एनायन थोड़ा सा पोलराइज होगा, ज्यादा नहीं। इस वजह से इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। और ये कहां लाई करेगा, इट विल लाई इन बिटवीन। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं अब कि भाई हमारे पास सबसे कम आयनिक कैरेक्टर जो है वो किसका रहने वाला है, LiCl का, इससे ज्यादा NaCl का, और इससे ज्यादा KCl का। तो ये हो गया। अब ये तो थे सारे सेम चार्ज वाले, एक ही ग्रुप के जो थे वो हमने आयंस ले रखे थे। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन है ये, आपके पास ये तीन सॉल्ट्स हैं, NaCl, MgCl2 और AlCl3। अब इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर में। सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है वो सबसे लास्ट में, और जो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर जिसका है वो सबसे पहले। तो देखो यहां पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हमने ये पढ़ा था, ये तीनों क्या हैं, दीज आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इन तीनों के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ही छोटी साइज। तो अगर इनकी साइज जो है वो देखी जाए तो Mg2 प्लस Na प्लस से छोटा है, और Al3 प्लस जो है वो Mg2 प्लस से छोटा है। इसकी साइज इससे कम, और Al3 प्लस की साइज इन दोनों से कम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, एनायन हमारा सेम है, इसकी साइज में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। कैटायन जो है उसकी साइज छोटी होती जा रही है। जितना छोटा कैटायन उतनी ही ज्यादा पोलराइज करेगा इस चीज को, और जितना ज्यादा पोलराइज करेगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसका है, AlCl3 का। इससे ज्यादा किसका रहेगा, MgCl2 का, और MgCl2 से ज्यादा किसका रहेगा, NaCl का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम कैटायन जो है उसकी साइज को देखकर ये बता सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा। तो ये हो गया हमारा फजांस रूल। तो अब देखो बच्चों, हमने VBT जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब VBT को जब बाकी मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहले देखो, इन्होंने ये बोला कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं बस। ठीक है, अब देखो दो एटम्स देखते हैं हम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 तो इसके अंदर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड है। ठीक है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इट मस्ट नॉट फॉर्म बॉन्ड, नो बॉन्ड। लेकिन जब देखा गया तो बेरिलियम जो है वो ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जिसके 2 बॉन्ड होते हैं, मतलब
ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो वीबीटी ने तो ये बोला था और इसका कंपाउंड तो बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर सिर्फ बेरिलियम नहीं, ऐसे ही कार्बन देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2। अब भाई इसके हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, तो हमारे पास p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2px में 2py में। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए कार्बन को। लेकिन कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो कितने बॉन्ड बनाता है, 10th क्लास से पढ़ने लग रहे हो, 4 बॉन्ड बनाता है। तो वीबीटी का अगर मैं मेथड यूज करूं तो इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए कार्बन को, लेकिन बॉन्ड बना रहा है 4। तो रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है वो बताइए। एक्सप्लेनेशन अभी नहीं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, कुछ ऐसे एटम्स मिले जिनके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे कम, लेकिन बॉन्ड बना रहे थे ज्यादा बॉन्ड का कोई एक्सप्लेनेशन अभी इनके पास नहीं था। तो एक लिमिटेशन आ गया। अब देखो दूसरा लिमिटेशन आता है शेप से। मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, कैसे निकालोगे? तो वीबीटी कहती है कि जी दूसरा पॉइंट देखो, हमारा डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल देखना है आपको, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल देखो, जो डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल रहेगी वही शेप होगी मॉलिक्यूल की। तो हमने वाटर का डायग्राम बनाया था H2O का, वो स्ट्रक्चर देख लेना बच्चों, आपने कॉपी में ऐसे बनाया होगा। वाटर के अंदर क्या होता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स आते हैं, इन दोनों के साथ पेयरिंग कर लेते हैं। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स जहां पर ओवरलैपिंग हुई, ये 90 डिग्री के एंगल पे। तो वाटर का बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू वीबीटी इट मस्ट कम आउट टू बी 90 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी आना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब निकाला तो कितना आया, बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट, उतना नहीं है जितना आप बोल रहे हो। तो ये हो गया सेकंड लिमिटेशन। तो 2 लिमिटेशन आ गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। इन दोनों लिमिटेशंस को आप लिख लीजिए। लिमिटेशन फर्स्ट, according to VBT, atomic orbitals having unpaired electron takes part in overlapping, या टेक्स पार्ट की बजाय ओवरलैप लिख लो, overlap and forms bond. But बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर 4 है और कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 है। with no unpaired electron must not form any bond, ठीक है। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर ये था, कॉन्फ़िगरेशन ये था, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था। बट इट इज फाउंड टू फॉर्म 2 bonds in compounds such as BeCl2। तो ये स्ट्रक्चर बना लेना, BeCl2 का स्ट्रक्चर 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इसके बाद लिख लेना यहां पर सिमिलरली कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। सिमिलरली कार्बन, फर्स्ट पॉइंट ही है, ये कंटिन्यू है। सिमिलरली कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2 2s2 2p2। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे 2px और 2py में। मस्ट फॉर 2 bonds but it is
फाउंड टू बी टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड बनाता है ये, टू बी टेट्रावेलेंट इन नेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल लिख लेना CH4। तो ऐसे एटम्स का इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दिया, तो ये बन गया एक लिमिटेशन। अब देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू VBT, VBT के अकॉर्डिंग shape of molecule is the direction of atomic orbitals overlap to form bond. Hence H2O must have बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। डायग्राम बना देना ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम बना देंगे हम, ये ओवरलैपिंग रीजन और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। बट एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एंगल इज found to be 104.5 डिग्री। तो ये दो लिमिटेशन जो है वो बन जाती हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। चलो अब जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हमारी सभी मॉलिक्यूल्स को भाई एक्सप्लेन नहीं कर पा रही और सारी चीजों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो लिमिटेशंस आ गए। अब जो फर्स्ट पॉइंट था इसको दूर करने के लिए कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई आप बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ये जो एटम है इनका एटॉमिक नंबर जब लिखते हो तो आप ये लिखते हो, कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन इन एटम्स का तब होता है जब ये बॉन्ड नहीं बनाते। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज present when the atoms do not form bond, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं करते। Hence this state, इस स्टेट को क्या बोलते हैं, is called ground state। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया कि ये ग्राउंड स्टेट है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कब रहेगा, जब बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में होगा, मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब यही एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ये, व्हेन दीज एटम्स टेक पार्ट इन bond formation, then they transfer their electrons and go to excited state। तो ये excited state में चले जाएंगे और excited state में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ये एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 2px1। ठीक है, तो 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया हमने, तो ग्राउंड स्टेट में ये था कॉन्फ़िगरेशन, 2p खाली पड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2px में भेज दिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, 2s के अंदर एक और 2p के अंदर एक, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में यूज होंगे, इस वजह से दो बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही बोरॉन का बोला इन्होंने कि एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p1 था, ये कॉन्फ़िगरेशन था, तो 2py और 2pz खाली पड़े हैं,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज देता है 2p में, तो इससे कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा 2s1 और 2p1। तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन, ये एक्साइटेड स्टेट का कन्फिग्रेशन है। इसके इलेक्ट्रॉन जब बनाएंगे तो भाई 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर एक 2px में, एक 2py में, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये और दो इलेक्ट्रॉन ये, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वजह से ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं इनका यूज करके। कार्बन जो है उसका भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया, एटॉमिक नंबर 6 होता है। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में ये अपना इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में भेज देगा। तो इसका भी डायग्राम हम बनाएंगे, तो ऐसे बना देंगे, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 था, 2s2 से 2s1 बच गया, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने कहाँ भेज दिया 2pz में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2s, 2px, 2py, 2pz, तो टोटल हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अभी भी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट जस्टिफाई करने की कोशिश की कि इस तरीके से ये एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड कर लेते हैं, और अनपेयर्ड करने के बाद अब इन ऑर्बिटल्स को यूज कर लेंगे ओवरलैपिंग में, ठीक है। नाउ दीज ऑर्बिटल्स containing unpaired electrons are used in overlapping and bond formation। तो ये बोल दिया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड कर लेगा और उसके बाद में बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अभी भी क्या था, कुछ लोगों ने ये एक और जो है वो इसके अंदर कमी निकाल ली। क्या कमी निकाली कि भाई 2s को ओवरलैप जब करोगे तो s तो ऐसा होता है, इसकी ओवरलैपिंग अगर मैं किसी के साथ करता हूं, सपोज CH4 बना रहा हूं, तो 4 हाइड्रोजन के एटम आएंगे, तो 2s तो शेप में ऐसा रहेगा। 2s के साथ हाइड्रोजन जब ओवरलैप होगा तो ये तो ओवरलैपिंग रीजन अलग बनाएगा, और 2p के साथ में जब हाइड्रोजन ओवरलैप होगा तो उसका ओवरलैपिंग रीजन अलग बनेगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग रीजन अलग अलग बन रहा है, यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, यहाँ पर ओवरलैपिंग कम होती है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसका मतलब एक बॉन्ड जो है वो अलग रहना चाहिए बाकी 3 बॉन्ड से। तो 2px, 2py, 2pz इनके साथ जो हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे और इस 2s के साथ जो ओवरलैप करेंगे, ये 2s है, ये 2pz है, ये 2px है और ये 2py है। तो ये तीनों तो एक जैसे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन सेम है, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग डिफरेंट है। तो इन्होंने ये बोला, इस आइडिया को फिर से अपोज किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सिंस अभी भी इसका ओपोजिशन कर रहे हैं तो लिमिटेशन देख लो अभी भी इस चीज का। सिंस द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in different subshell, hence overlapping will be to different extent, overlapping अलग अलग extent पे होगी, and the bonds formed must be different। तो बॉन्ड अलग अलग टाइप के बनेंगे, बॉन्ड्स फॉर्म्ड मस्ट बी डिफरेंट, बट एक्सपेरिमेंटली it was found that all the bonds in CH4 have same bond energy। ठीक है,
तो लोगों ने बोला कि भाई आपने जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है और आपने जिस हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया है कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, और फिर ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल में है वो ओवरलैपिंग में यूज हो जाएंगे और 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसके अंदर भी अभी भी एक कमी है। क्या कमी है? कि हम जब एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू देख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी चारों की क्या आ रही है? सेम आ रही है, चारों बॉन्ड सेम एनर्जी के। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में है और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में है। तो भाई 2p वाला की ओवरलैपिंग और 2s वाले की ओवरलैपिंग तो अलग अलग रहेगी। तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग एक बॉन्ड की एनर्जी अलग आनी चाहिए, 3 बॉन्डों की एनर्जी अलग आनी चाहिए। इनकी एनर्जी सेम रहेगी, इस बॉन्ड की एनर्जी अलग रहनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं आ रहा। एक्सपेरिमेंटली सभी बॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो सेम है। इसका मतलब तुम्हारा कंसेप्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसके कंसेप्ट सभी मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं हो पाए। तो ये एक जनरल थ्योरी नहीं बन पाई, मतलब एक ऐसी थ्योरी जो सभी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर पाए, ऐसी थ्योरी नहीं बन पाती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये लिमिटेशंस रह जाते हैं बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब इस लिमिटेशन को दूर करने की कोशिश करता है हमारा नया कंसेप्ट जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।